Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. So in this particular lecture video, we will discuss about PYQs, जो कि हमने ऑलरेडी फैमिली स्टडीज के PYQs के बारे में डिस्कशन कर लिया था। अब हम आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लाइव क्लास में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स जाते हैं जहां पर आपको प्ले लिस्ट में सारी वीडियोज मेरी वहां पर मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हमने 15 PYQs जो है लास्ट रिकॉर्डेड लेक्चर्स में फैमिली स्टडीज के आप लोगों को मिल गए होंगे। हमने 15 क्वेश्चंस जो है सॉल्व करे थे, किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो सब हम ऑलरेडी देख चुके थे। तो यहाँ पर हम 15 के बाद अब 16 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फैमिली स्टडीज ऐसी यूनिट है स्टूडेंट्स, काफी सारे स्टूडेंट्स इसको बहुत लाइट लेके चलते हैं कि इसमें से एक आध क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, अदरवाइज हम इस यूनिट को काफी सारे स्टूडेंट्स जो है वो लेफ्ट कर देते हैं, नहीं पढ़ते हैं। बट दिस इज नॉट द एक्यूरेट वे, बिकॉज यहाँ पर जो वेटेज है वो सभी को इक्वल दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूनिट्स हैं बहुत सारी, चाहे वो फैमिली स्टडीज हो, चाहे एक्सटेंशन मैनेजमेंट हो, चाहे डायटेटिक्स हो, चाहे फूड सर्विस मैनेजमेंट हो, फूड प्रोसेसिंग हो, सभी का अभी इक्वल वेटेज जाने लगा है। जैसे कि आप ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम्स में देख चुके हो कि फैमिली स्टडीज से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल की बात करूं तो टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल हो गया, उसके बाद काउंसलिंग गाइडेंस से क्वेश्चन आ गया। पहले जो हमने सॉल्व किए थे कुछ टर्म्स आते हैं फैमिली स्टडीज में, जैसे मेट्री लोकल, पैट्री लोकल, दीज टाइप्स ऑफ विल कम अंडर एज अ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन की फॉर्म में आपको मिलेंगे। तो फैमिली स्टडीज यूनिट किसी को भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, छोटा सा यूनिट है लेकिन उसको कंप्लीट करके जरूर जाना है। ठीक है, तो 15 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कर लिए थे। नाउ कमिंग टू द 16 क्वेश्चन। यहाँ पर 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। काउंसलिंग इज द एडवाइस गिवन टू हेल्प आउट एन इंडिविजुअल। काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो काउंसलिंग को हम कैसे डिफाइन करते हैं? काउंसलिंग एक एडवाइस है जो कि किसी को हेल्प करने के लिए दी जाती है, राइट? अगर मैं काउंसलिंग की बात करूं तो काउंसलिंग एक टाइप ऑफ एडवाइस है जो कि दी जाती है किसी भी इंडिविजुअल को। रीजन क्या बोल रहा है, काउंसलिंग कम्स अंडर गाइडेंस। क्या काउंसलिंग गाइडेंस के अंडर आती है या फिर नहीं? तो इसलिए जो ये वाला क्वेश्चन है काउंसलिंग और गाइडेंस से है, ये आपका स्टेप पेरेंटिंग स्टाइल में भी आ सकता है। तो काउंसलिंग और एडवाइस के बारे में बताना है कि काउंसलिंग और एडवाइस में क्या डिफरेंस है। और क्वेश्चन इज आस्किंग कि काउंसलिंग इज द एडवाइस गिवन टू हेल्प आउट एन इंडिविजुअल। काउंसलिंग का मतलब क्या है, हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी को एडवाइस दे रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। काउंसलिंग कम्स अंडर गाइडेंस, क्या काउंसलिंग गाइडेंस के अंडर आती है? तो ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज मैं आपको एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाती हूँ। इफ यू वांट टू डिफरेंशिएट बिटवीन काउंसलिंग एंड गाइडेंस, तो गाइडेंस इज बेसिकली जब आप किसी को गाइड कर रहे हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे 12th क्लास के बाद स्टूडेंट्स होते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं व्हाट टू ऑप्ट फॉर द फ्यूचर, कि फ्यूचर के लिए क्या ऑप्ट करना चाहिए। तो इसमें जो हम क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं, है ना, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो दैट इज बेसिकली एडवाइस। काउंसलिंग की अगर मैं बात करूं तो काउंसलिंग में क्या होता है, काउंसलिंग में हम किसी की प्रॉब्लम को क्योर करते हैं। ठीक है, गाइडेंस में हम सिंपली क्या कर रहे हैं, अपने व्यूज या अपने थॉट्स को शेयर कर रहे हैं। बट इन द केस ऑफ काउंसलिंग हम कोई भी किसी की प्रॉब्लम को क्योर करते हैं, ठीक है, उनकी मदद करते हैं, दैट इज काउंसलिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे रिहैबिलिटेशन होता है ना, किसी को यहाँ पर ड्रग्स की आदत छुड़वानी है तो रिहैबिलिटेशन होता है, दैट इज काउंसलिंग। ठीक है, तो काउंसलिंग में हम क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पर स्मोकर है ना, या फिर जो ड्रग्स लेता है, तो उसकी हमें क्या करना है, उसकी हैबिट वहां पर छुड़वाना है। तो उसको हम क्या करते हैं, मेडिटेशन, योगा, ये सब चीजें हम उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो हम बेसिकली उसकी क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उसको काउंसलिंग कर रहे हैं और काउंसलिंग से उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो दैट इज बेसिकली अ काउंसलिंग। लेकिन अगर मैं गाइडेंस की बात करूं तो गाइडेंस में हम सिंपली अपने व्यूज, अपने थॉट्स को शेयर करते हैं, उनमें रिहैबिलिटेशन नहीं होता है। तो क्वेश्चन इज आस्किंग काउंसलिंग क्या है, एक एडवाइस है जिसमें हम सिर्फ किसी इंडिविजुअल की हेल्प करते हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बट रीजन में बोल रहा है काउंसलिंग कम अंडर गाइडेंस, क्या काउंसलिंग गाइडेंस में आती है? तो नहीं। ठीक है, काउंसलिंग और गाइडेंस बोथ आर द सेपरेटेड टर्म्स, दोनों यहाँ पर अलग अलग टर्म्स है जिसको हमने डिफरेंशिएट किया है ऑन द बेसिस ऑफ द काउंसलिंग और द रिहैबिलिटेशन, राइट। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। असर्शन यहाँ पर सही है बट रीजन क्या दिया हुआ है, इनकरेक्ट, और ना ही रीजन असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द इनिशिएटिव फॉर प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग फॉर कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन।
इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा इनिशिएटिव लिया गया था जो कि किसके लिए था, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को प्रिवेंट करने के लिए, कि वर्क प्लेस पर या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन आप किसी का नहीं कर सकते हो, है ना। तो इस सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के बारे में कौन से इनिशिएटिव लिया गया था, कौन से एक्ट के बारे में बात की गई थी, विमेन हेल्पलाइन, राष्ट्रीय महिला कोष और उजावला एंड स्कीम ऑफ वन स्टॉप सेंटर। तो इस क्वेश्चन में, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देती हूं कि जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है, जितने भी इनिशिएटिव्स हैं या फिर एक्ट्स हैं फैमिली स्टडीज यूनिट से या जो भी यूनिट से है, उसको आपको क्या करना है, नोटबुक में लिखना है, नोट्स बनाने हैं उसके। और इस नोट्स में क्या लिखना है, एक तो एक्ट का नाम, ठीक है, एंड ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट या ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कि इम्प्लीमेंट कब हुआ था, राइट। तो ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन लिखना है एंड एक्ट का नेम, क्योंकि बहुत सारे एक्ट है जो आपके सिलेबस का पार्ट है और उस क्वेश्चंस ऐसे जो एक्ट है वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आते हैं। क्वेश्चंस बनते हैं मैच द फॉलोइंग में, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चंस बनकर आते हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर द एक्ट एंड द ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट। तो इसमें सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किस इनिशिएटिव, कौन सा इनिशिएटिव लिया गया था, उजावला जो है ये इनिशिएटिव लिया गया था कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को यहाँ पर प्रिवेंट करना चाहिए। नेक्स्ट है आईसीपीएस फॉर चिल्ड्रन इज फॉर, ठीक है। अब ये आईसीडीएस नहीं है, आईसीपीएस है, ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, राइट। और आईसीडीएस क्या है, डेवलपमेंट स्कीम या डेवलपमेंट सर्विस, एंड आईसीपीएस क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, ठीक। तो यहाँ पर आईसीपीएस जो है बच्चों के लिए वो क्या बोलता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, मॉनिटर, सुपरवाइज, फिक्स टारगेट एंड गाइड न्यूट्रिशन और नन ऑफ द अबव। तो इसमें कौन सा आपको बताना है कि यहाँ पर आईसीपीएस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है। क्या आईसीपीएस बोलता है, होलिस्टिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। होलिस्टिक मतलब कंप्लीट, या फिर आप इसको बोल सकते हो, अगर हम किसी से रिलेट करते हैं तो इसमें एक होल सिस्टम आता है, पूरा सिस्टम आता है, ठीक है। कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल, अब होलिस्टिक और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें आता है होल डेवलपमेंट या फिर कंप्लीट डेवलपमेंट। अब इसमें डेवलपमेंट में हम सारी चीजें नहीं लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर ओवरऑल डेवलपमेंट का बात करूं तो इसमें हम ऐसे एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे किसी बच्चे को वैक्सीनेशन नहीं मिला है तो हम क्या इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, क्या मेथड्स यूज करते हैं कि उस बच्चे को प्रॉपर वैक्सीनेशन मिले, या जो पार्शियली वैक्सीनेटेड है उनको प्रॉपर वैक्सीन मिले, या फिर जिसकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है उनको हम किस तरीके से राशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इट बेसिकली टॉक अबाउट द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, जिसमें हम बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ इम्यूनाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी, इन टर्म्स ऑफ हंगरनेस। तो ये सारी चीजें किसमें आती है, इंटरनेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम में आता है। नेक्स्ट आता है द कपल रिसाइड विद हिज मदर पीपल आफ्टर मैरिज, ठीक है। ऐसे कौन से कपल है जिसमें शादी के बाद कहां पे रहते हैं, वो अपने मदर के घर में रहते हैं, ठीक है। द कपल रिसाइड विद हिज मदर्स पीपल आफ्टर मैरिज, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर बोला जाता है, बताइए, ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीजें जितनी भी टर्म्स है ना, ऐसे टर्म से हर बार एक क्वेश्चन तो है वो आता ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर नियो लोकल का मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एविनुको लोकल रेसिडेंस ऐसा होता है जिसमें शादी के बाद मदर की साइड के जो लोग होते हैं उनके साथ कपल रहते हैं, ठीक है। नियो लोकल रेसिडेंस में जब यहाँ पर इंडिपेंडेंट रहते हैं सब लोग, ठीक है, जैसे कपल अलग रह रहा है, उनके पेरेंट्स अलग रहे, तो इंडिपेंडेंटली जो रेजिडेंस होता है दैट इज नियो लोकल रेजिडेंस। एमिटी लोकल की बात करूं तो एमिटी लोकल में क्या है, जैसे लड़की को हक होता है कि वो अपने फादर की सिस्टर मीन्स उनकी बुआ के घर जाके रह सकती है बिफोर मैरिज, तो दैट इज नोन एज एमिटी लोकल। इफ आई टॉक अबाउट बाय लोकल रेजिडेंस, तो इसमें बाय लोकल में कपल का म्यूचुअल डिसीजन होता है जहां पर उनको रहना होता है, तो दिस इज द म्यूचुअल डिसीजन, ठीक है। म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि वो कहीं भी रह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। तो दीज टाइप्स ऑफ टर्म्स विल
कम एज अ क्वेश्चन कि कौन कौन से टर्म्स है, नियो लोकल है, एमिटी लोकल है, बाय लोकल है, एविन्यूको लोकल है, ऐसी बहुत सारी टर्म्स है। मैं कभी आपको शॉर्ट लेक्चर्स में करा दूंगी, या मैंने पहले रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी ये सारी चीजें कराई हुई है, आप प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ फैमिली वेलफेयर। फैमिली वेलफेयर का मीनिंग क्या है? रेजिंग अ फैमिली, प्लानिंग अ फैमिली, बिल्डिंग अ हाउस और सर्विसेज फ्रॉम द फैमिली। तो फैमिली वेलफेयर में क्या आता है? प्लानिंग अ फैमिली, जब फैमिली को प्लान करते हैं दैट इज अ फैमिली वेलफेयर। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को कब इंप्लीमेंट किया गया था? फैमिली वेलफेयर जो प्रोग्राम आया था उसको कब इंप्लीमेंट किया गया था? अक्टूबर 1997, सितंबर 97, दिसंबर और नवंबर 97। तो इसका कुछ नहीं है, ये आया था अक्टूबर 1997 में। तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द इनिशिएटिव एंड द ईयर ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम? ऑब्जेक्टिव्स क्या थे फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के? इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, बर्थ स्पेसिंग बिटवीन टू चिल्ड्रन, टू अवेकन द विल पावर फॉर द लिमिटेड फैमिली और ऑल ऑफ द अबव। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? ठीक है, अब फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम किसके लिए था? फॉर प्लानिंग अ फैमिली, एज वी से इन द लास्ट क्वेश्चन हमने देखा, लास्ट क्वेश्चन में प्लानिंग अ फैमिली क्या था? वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव था। अब और आपको ऑब्जेक्टिव बताने हैं, तो इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये भी करेक्ट है। बर्थ स्पेसिंग बिटवीन टू चिल्ड्रन, ठीक है, अगर यहाँ पर आप प्लान कर रहे हो फॉर द टू चिल्ड्रन तो देयर शुड बी अ गैप बिटवीन दीज टू चिल्ड्रन। तो बर्थ स्पेसिंग का था, क्वालिटी इंप्रूवमेंट का था, एंड यहाँ पर जो विल पावर है उसको क्या करना? अवेकन करना, इंप्रूव करना। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबोव जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे सारे ही जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो किसके थे? फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन बोला जा रहा है द पर्पस ऑफ द कम्युनिटी यूनिवर्सिटी इज टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन। पर्पस क्या है कम्युनिटी यूनिवर्सिटी का? इसका मतलब जब हम कम्युनिटी एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है, इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? कम्युनिटी एजुकेशन की। तो जब कम्युनिटी एजुकेशन की यहाँ पर बात की जा रही है तो उसका मेन पर्पस क्या है? कोऑर्डिनेशन को एस्टैब्लिश करना। रीजन बोला गया है कि अगर हम कम्युनिटी एजुकेशन रखेंगे तो उससे क्या होगा? स्कूल में रहने वाले बच्चे या फिर उनके पेरेंट्स या जो कम्युनिटी ग्रुप है वो सभी लोग क्या करेंगे? उस कम्युनिटी यूनिवर्सिटी में आके पार्टिसिपेट करेंगे और उनको हम कम्युनिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज कम्युनिटी एजुकेशन? सी, अगर कम्युनिटी एजुकेशन की मैं बात करूं तो एक ऐसी एजुकेशन जो कि हम कम्युनिटी में प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक यहाँ पर किसी एक पॉपुलेशन में अवेयरनेस मुझे देनी है। किसकी अवेयरनेस देनी है? अबाउट हाइजीन, ठीक है, कि हमें अपनी इंडिया को कैसे करना है? क्लीन बनाना है। तो मैं क्या करूंगी? यहाँ पे कम्युनिटी डेवलप करूंगी और कम्युनिटी एक ग्रुप बनाऊंगी जिसमें मैं उनको हर चीज के बारे में अवेयर करूंगी कि आपको अपना सराउंडिंग कैसे क्लीन रखना है, कौन कौन से मेथड को अप्लाई करना है, कैसे जो वेस्ट मटेरियल है उनका डिस्पोज ऑफ करना है। तो दीज ऑल आर द मेथड्स आई विल रिकमेंड टू द दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन विच आई हैव चूजन। तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में जो मैंने चूज करी है उसको मैं डिफरेंट मेथड या मटेरियल से वो एजुकेशन प्रोवाइड करूंगी। अब मटेरियल्स और मेथड्स में हमारे विजुअल एड्स भी हो सकते हैं जिसमें वीडियो के थ्रू, ठीक है, चार्ट्स के थ्रू, पोस्टर्स के थ्रू, प्रोजेक्टर के थ्रू हम उनको क्या कर सकते हैं? अवेयर कर सकते हैं। तो कम्युनिटी यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट का क्या मतलब है? कि हम लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन को एस्टैब्लिश करें। और अब जब हम कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिशमेंट के बाद इसमें हम क्या कर सकते हैं? लोगों को यहाँ पर कम्युनिटी जो है और जो स्कूल के बच्चे हैं, जो कम्युनिटी में लोग आते हैं, उनको अवेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स वुड बी द करेक्ट आंसर। दोनों स्टेटमेंट क्या है? इधर करेक्ट है, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। अगेन ऐसे वाला क्वेश्चन आया है, ये वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एडिटिव्स नहीं है, ठीक है, नॉट एडिटिव्स। मैट्रीलोकल, पैट्रीलिनियर, इंसेट और मोनोथिज्म, इनको टर्म्स, ये छोटी छोटी कुछ ऐसी टर्म्स है जो एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इधर मैट्रीलोकल का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखिए यहाँ पर मैट्रीलोकल का मतलब होता है
फैमिली सिस्टम इन विच द हस्बैंड लिव्स नियर वाइफ पेरेंट्स। तो मैट्रीलोकल देखो, एक होता है पैट्रीलोकल, मतलब जब लड़कियां शादी करके अपने हस्बैंड के घर चली जाती है, दैट इज पैट्रीलोकल। मैट्रीलोकल में ऑपोजिट, मतलब हस्बैंड का रहता है, वाइफ के घर पे रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रीलोकल। पैट्रीलिनियर मतलब जो पापा की साइड के जो अपने एंसेस्टर्स चलते आ रहे हैं, ठीक है, पहले दादा फिर पापा फिर उनके बच्चे, तो ये क्या होता है, दैट इज पैट्रीलिनियर, ठीक है। और मैट्रीलिनियर क्या हो जाएगा, मदर की साइड के जो एंसेस्टर्स है, एंड पैट्रीलिनियर मतलब जो फादर की साइड के एंसेस्टर्स है, दैट आर पैट्रीलिनियर। उसके बाद में इंसेस्ट की बात करूं तो इंसेस्ट का मतलब होता है सेक्सुअल एक्टिविटी बिटवीन क्लोज फैमिली मेंबर्स, ठीक है, इसलिए इसको हम टैबू बोलते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज इंसेस्ट टैबू बिकॉज देयर इज नो सच काइंड ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी बिटवीन द क्लोज फैमिली मेंबर्स, राइट। तो इंसेस्ट टैबू क्या है, सेक्सुअल एक्टिविटी बिटवीन क्लोज मेंबर। मोनोथीजियम मतलब बिलीव इन सिंगल गॉड। मोनो का मतलब होता है सिंगल और थीजियम का मतलब गॉड, तो हु बिलीव इन द सिंगल गॉड दैट इज नॉन एज मोनोथीजियम। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल कम अंडर एग्जाम। तो ऐसे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है और एक जो हमने पहले किया था, इन छोटे छोटे टर्म्स को यू हैव टू रिमेंबर फॉर द एग्जाम पर्पस। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरेंटल रोल इन द फैमिली चेंजेस ड्यूरिंग। पेरेंटल रोल कब चेंज हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पे फैमिली लाइफ साइकिल पढ़ा था, जिसमें पहला था यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट स्टेज, ठीक है, फिर था यहाँ पे एक्सपेंडिंग स्टेज एंड लास्ट में था रिटायरिंग स्टेज। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है पेरेंटल रोल जो होता है वो कब चेंज हो जाता है, ठीक है। तो चाइल्ड बियरिंग में कभी भी चेंज नहीं होता है, बच्चे को पालन पोषण में, उनको इस्टेब्लिश करने में, इस्टेब्लिशिंग स्टेज में क्या आता है, उनकी पढ़ाई, ठीक है, जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं, देन ऑफिस, ये सारी क्या है, इस्टेब्लिशिंग, एक्सपेंडिंग स्टेज और लास्ट में रिकंस्ट्रक्शन स्टेज। तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। बियरिंग स्टेज में कभी भी पेरेंटल रोल चेंज नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स। Next question, a child rearing style that is high in acceptance and involvement emphasize firm control with reasoning is termed as। ऐसी पेरेंटिंग स्टाइल जिसमें यहाँ पर बच्चों को क्या किया जाता है, एक्सेप्टेंस होता है, मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी होती है, टू वे कम्युनिकेशन होता है, बच्चों के डिसीजन की भी रिस्पेक्ट करी जाती है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, बहुत यहाँ पर पेशेंसली बच्चों को हैंडल करते हैं, बहुत पेशेंस होता है उनमें, और यहाँ पे सारी चीजें पॉजिटिव होती है, बच्चे की व्यूज को या थॉट्स को एक्सेप्ट किया जाता है, कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं बनाए जाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल इज नोन एज ऑथोरिटेटिव स्टाइल। नाउ कमिंग टू द अथॉरिटेरियन स्टाइल। अथॉरिटेरियन स्टाइल एक ऐसा पेरेंटिंग स्टाइल होता है जिसमें बच्चों के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, as we have already discussed in the previous lecture about authoritarian style। तो इसमें बच्चों के लिए क्या किया जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस बनाई जाती है, बच्चों को कोई भी डिसीजन लेने का अधिकार नहीं होता, अगर उसके पेरेंट्स जो डिसीजन लेते हैं वही उनको फॉलो करने होते हैं, और अगर वो उनके डिसीजंस को एक्सेप्ट नहीं करते, रिजेक्ट कर देते हैं, तो उनको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट भी मिलती है। तो this kind of parenting style is known as authoritarian style। now coming to the permissive style। permissive style होती है flexible approach, ठीक है, जिसमें यहाँ पर ज्यादा बच्चों में इंडल्ज पेरेंट्स नहीं होते हैं, they have the freedom to go out, ठीक है, वो अपना एंजॉय कर सकते हैं, अपने डिसीजंस ले सकते हैं, तो पेरेंट्स भी इतना इन्वॉल्व नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर, वैसे ये वाला इन्वॉल्व नहीं आएगा, ये इसमें अनइन्वॉल्व आएगा, जिसमें बच्चों को बहुत ही ज्यादा फ्रीडम होती है, पेरेंट्स उनको ज्यादा देखते नहीं है, उनके फ्यूचर के बारे में, उनके गोल के बारे में कभी डिस्कशन नहीं होता है, बच्चे अपनी यहाँ पर मर्जी जो है वो चलाते हैं, दैट इज द अनइन्वॉल्व्ड स्टाइल, राइट। तो ऑप्शन नंबर इधर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल अप्रोच है, इसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है, मतलब बच्चों के भी थॉट्स या व्यूज को यहाँ पर ध्यान में दिया जाता है। अथॉरिटेरियन में वन वे कम्युनिकेशन होता है, तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। Now next is which parenting style can be characterized as। अब आपको पता ही चल जाएगा, मैंने सारी पेरेंटिंग स्टाइल एक्सप्लेन कर दी है। पेरेंट्स नर्चर देयर चिल्ड्रन बट प्रेफर टू अलाउ देम टू मच फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, बच्चों की केयर जरूर करते हैं पेरेंट्स, लेकिन उनको फ्रीडम होता है। तो अथॉरिटेरियन में तो फ्रीडम होता नहीं है, इंडल्जेंट में, ठीक है, वहां पर केयर भी नहीं होती, फ्रीडम बहुत ज्यादा होती है, रेस्ट्रिक्टिव कोई है नहीं, रेस्ट्रिक्टिव इज अ काइंड ऑफ अथॉरिटेरियन, एंड बचा क्या, परमिसिव स्टाइल। तो परमिसिव स्टाइल में यहाँ पर बच्चों की केयर की जाती है बट उनको ज्यादा
फ्रीडम मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एट्रीब्यूटेड टू रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन मैरिजेस। यहाँ पर अगर शादी में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, एक रिलेशनशिप में इफ यू आर फेसिंग सम टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, तो उनको किस तरीके से हम खत्म कर सकते हैं? अवॉइडेंस ऑफ डिसएग्रीमेंट, प्रैक्टिस एम्पैथी, कर्बिंग ईगो, डिसरिस्पेक्टिंग ईच अदर एंड इंक्रीज इन मिसअंडरस्टैंडिंग। तो जब हमें कोई लड़ाई को सॉल्व करना है तो क्या कर सकते हैं? डिसएग्रीमेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं, है ना। हर चीज पे आप डिसएग्री मत होइए, कोई चीज एग्री भी करनी पड़ती है। प्रैक्टिस एम्पैथी, एक दूसरे के लिए एम्पैथी शो करो, ठीक है। कर्बिंग ईगो, ईगो को खत्म कीजिए, तभी लड़ाई यहाँ पर खत्म होगा। डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है और मिसअंडरस्टैंडिंग को भी इंक्रीज नहीं करना है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, डिसरिस्पेक्ट करोगे तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स जो है, कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस क्या हो जाएंगे? इधर कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक। तो आप कैसे एक मैरिज में कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म कर सकते हो? दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन फॉर एवरीवन। Next question is, women are victims of domestic violence because which of the following reasons? Women जो है यहाँ पर domestic violence के लिए victim क्यों बन जाती है? Lower education level in men, intoxication of male, low moral value, high morality and higher economic status of men. ठीक है, क्या कम एजुकेशन की वजह से यहाँ पर विक्टिम बनती है औरतें? नहीं, क्योंकि जो मैन यहाँ पर अनएजुकेटेड है वो जरूरी नहीं है कि वो महिलाओं पे डोमेस्टिक वायलेंस करे, है ना। ऐसा सिर्फ एजुकेशन का ही फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऐसे कुछ जेंटलमैन भी होते हैं जो अनएजुकेटेड है लेकिन वो अपनी वाइफ की पूरा रिस्पेक्ट करते हैं। तो लोअर एजुकेशन एक रीजन नहीं हो सकता। हाँ, इंटॉक्सिकेशन हो सकता है, कोई ड्रिंक करके डोमेस्टिक वायलेंस करता है। मोरल वैल्यू कम होती है, ठीक है, सोसाइटी लेवल पे उनकी मोरल वैल्यू क्या होती है? कम होती है। मोरालिटी का यहाँ पर कोई इधर कोई ताल्लुक नहीं है। हायर इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द मैन, जो यहाँ पर काफी ज्यादा, जिनका इकोनॉमिक स्टेटस बहुत हाई होता है और अपनी वाइफ की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता या उनको कुछ भी नहीं समझता है, तो वो जो वुमेन है विक्टिम बनती है फॉर द डोमेस्टिक वायलेंस। तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस आर नॉट रिपोर्टेड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। यहाँ पर जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसके केस बहुत सारे रिपोर्ट नहीं करे जाते हैं। क्यों नहीं किए जाते हैं? फियर ऑफ डिस्क्लोजिंग आइडेंटिटी ऑफ अ परपेरेटर, फियर ऑफ शेम, फियर ऑफ नॉट बीइंग बिलीव्ड, एक्शन ऑलरेडी टेकन अगेंस्ट रॉन्ग डीयर एंड प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखो, जो डोमेस्टिक वायलेंस करता है, जो परपेरेटर है, उनको क्या रहता है? डर रहता है कि उनकी आइडेंटिटी बाहर ना आ जाए, है ना। जैसे बहुत सारी वुमेन है वो दब कर रहती हैं कि अगर बाहर वालों को पता चलेगा तो उनका भी यहाँ पर क्या है, उनकी जो आइडेंटिटी है वो लो हो जाएगी। तो इसलिए काफी सारी वुमेन जो है डोमेस्टिक वायलेंस को रिपोर्ट नहीं करती हैं और उसको टॉलरेट कर जाती है। फियर ऑफ शेम ऑब्वियसली, ठीक है, एंड फियर ऑफ नॉट बीइंग बिलीव्ड, काफी सारी यहाँ पे वुमेन जो है वो इस चीज को बिलीव नहीं कर पाती हैं डोमेस्टिक वायलेंस को। एक्शन ऑलरेडी टेकन, जब एक्शन ऑलरेडी ले ही लिया है तो फिर डोमेस्टिक वायलेंस को रिपोर्ट क्यों नहीं किया? तो इसलिए ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। और जब वायलेंस को प्रिवेंट ही कर दिया है तो केस तो रिपोर्ट नहीं होना चाहिए ना। तो यहाँ पर केस रिपोर्ट का पूछा है कि काफी सारी वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस को रिपोर्ट क्यों नहीं करती है। तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो ये थे कुछ फैमिली स्टडीज के PYQs जो कि हमने पहले लेक्चर में भी किए थे 15 क्वेश्चन। अब इस लेक्चर में भी हमने कुछ 15 क्वेश्चंस कर लिए हैं। इन सारे क्वेश्चंस को जिसको भी डाउट हो अपनी नोटबुक में लिख लेना, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, लाइव क्लास में पूछ लेना, या आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लाइव क्लास में। तब तक के लिए ऐसे ही पढ़िए, अपना ध्यान रखिए और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करे रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।